हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। चलिए आज की क्लास डे 3 में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम प्रकाश के परावर्तन के अति लघुतरीय प्रश्न जो है यानी शॉर्ट जो प्रश्न है जो 1 अंक और 2 अंक के आपके एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये टोटली क्वेश्चन जो रहेगी हमारे आपके भारतीय भवन बुक से रहेगी। अभी तक हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान प्रश्नों को देख चुके हैं और आज बारी है हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए और वहां से वॉच कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण के कितनी परावर्तित किरण हो सकती है। सीधा सीधा वो पूछना चाह रहा है ना कि समतल दर्पण पे यानी हमारा जो समतल दर्पण होता है, अगर इस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो कितनी परावर्तित, यानी आपतित होती है तो परावर्तित कितनी होगी। देखिए जब सब प्रकाश की किरण एक आपतित होती है तो परावर्तित किरण एक ही होगी। इसका जो आंसर होगा सीधे सीधे वो एक ही होगा। परावर्तित किरण जो होगा वो एक होगा। ऐसा नहीं है कि एक प्रकाश की किरण आए और दो चार परावर्तित हो जाए, जी नहीं। एक प्रकाश की किरण आएगी तो एक ही परावर्तित होगी। अगर डायग्राम से देखने का प्रयास करेंगे तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, समतल दर्पण। और फिर यहाँ से आप मान लीजिए कि आपकी प्रकाश की किरण है, आपतित हुई है तो फिर इस प्रकार से निकल जाएगी। तो ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण होगी। इसका नाम आप समतल दर्पण दे, समतल दर्पण। यहाँ से देखिए तो एक आपतित आपतित एक हुई, एक ही ना परावर्तित हुई, यानी एक आपतित हुई है तो परावर्तित कितना हुई है, जो हमारी परावर्तित हुई है वो एक हुई है। यानी सीधे सीधे आप याद रखिएगा, समतल दर्पण हो चाहे कोई भी दर्पण हो, अगर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक ही किरण परावर्तित हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पूछा गया है कितनी परावर्तित किरण हो सकती है, तो एक परावर्तित किरण हो सकती है एक प्रकाश किरण के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार से परावर्तित हो। तो हम डायग्राम से समझें क्या है। देखिए ये हमारा मान लीजिए जो नीचे वाला है तो आप समतल दर्पण आप मान, आप नीचे वाले को समतल दर्पण, और यहाँ पर कह रहा है कि लंबवत, लंबवत करने तो एकदम सीधे आपतित होगी तो कैसे परावर्तित होगी। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। देखिए जब भी समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है, यानी इस पे आई है, जिस पर आई है वापस क्या करेगी, उसी पथ पे वापस लौट के चली जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी हमारा जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो किस प्रकार परावर्तित है, इसका मतलब है कि वो उसी पथ पे वापस लौट जाती है। किस प्रकार परावर्तित होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो जिस पथ पे आई है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। उसी पथ पर क्या होती है, वापस लौट जाती है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमारा आपतन कोण, आपतन कोण
0 डिग्री होता है। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है याद रखिए, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। दूसरी, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों के दोनों, आपतित किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब पर ही होते हैं, अभिलंब पर ही होते हैं। ये मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए यहीं पर ये जो रेखा दिख रहा है ना, ये भी अभिलंब है और यही आपतित किरण है और यही परावर्तित किरण है। यानी जब कभी भी समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो जो हमारा आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही पर हो जाएंगे और ये कहाँ हो जाएंगे, अभिलंब पे हो जाएंगे। अभिलंब पे होने की वजह से ही आपतन कोण हमारा 0 डिग्री होता है, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सटीक, वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी जिस पथ पे प्रकाश की किरण आई है लंबवत, वो वापस उस पथ पे बैक चली जाती है, रिटर्न उसी पथ पे चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करिए। देखिए, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। बोल रहा है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के, अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। मैंने इस क्वेश्चन का जवाब पहले में ही दे दिया हूं। समतल, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण कितना। अभिलंब आपतन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो, अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन का मतलब क्या हो। अभिलंब आपतन का मतलब है कि अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण ये एक ही पर है। एक किस पर है, एक ही पर है। अभिलंब और आपतित किरण एक ही पर है। जब अभिलंब और आपतित किरण एक ही पे होता है तो परावर्तित किरण भी उसी पे हो जाता है। जब अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही पे होता है तो उस स्थिति में जो हमारा आपतन कोण होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और यह परावर्तन कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। यानी जब कभी भी समतल दर्पण पे अभिलंब पर ही आपतन हो, यानी अभिलंब पर ही आपतित किरण आए, नॉर्मल आए, लंबवत आए, तो जो हमारा परावर्तित किरण होगा उसी पथ पे वापस लौटेगा। जब उसी पथ पे वापस लौटेगा तो जो हमारा परावर्तन कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। वही हमसे पूछना चाह रहे हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं उसके कितने नियम है। तो बहुत सिंपल, प्रकाश के परावर्तन के जो हमारा नियम होता है वो मात्र 2 नियम। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के लिए 2 नियम होते हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या 2 नियम होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें ये बतानी है कि 2 नियम कितने होते हैं। तो 2 नियम, कौन कौन नियम हमसे नहीं पूछा है कि वो 2 नियम क्या होते हैं। आगे क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न में भी पूछा गया है कि 2 नियम को बता, मैं वहां पे बताऊंगा कि 2 नियम। सिर्फ आप ये याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। देखिए, मैं इसको डायग्राम से समझाना चाहूंगा आपको। ये मान लीजिए जो है आपका ये समतल दर्पण है, ये आपका समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण के लिए मान लीजिए बीचों बीच दूरी है, समतल दर्पण की बीचों बीच दूरी है। और दूसरी बात, यहाँ से देखिए, अगर समतल दर्पण से अगर आप समतल दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे ना, उतना ही दूरी पर का प्रतिबिंब बनता है।
यानी देखिए यहाँ से इसके बीच की दूरी, ये जो हमारा है वस्तु दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु दूरी u है, और ये जो हमारा है प्रतिबिंब दूरी है, यानी दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कौन सी है? प्रतिबिंब दूरी है। हालांकि इसको, ये जो हमारा है ये रहने दीजिए, इसको ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो है हमारा प्रतिबिंब है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है। तो जो वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v जो होता है समतल दर्पण में, वो क्या होते हैं? बराबर। नहीं, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, बराबर। सिर्फ इसका आंसर क्या संबंध होते हैं, क्या के जगह पर आएगा, क्या संबंध होते हैं? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आगे चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कितने प्रकार, गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम लिखे। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ से प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार के, लेकिन वो पूछा है कि इसके नाम लिखिए। पहला जो है हमारा अवतल दर्पण, और दूसरा है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। आगे बढ़िए, आगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है? नहीं, यहां से वो पूछना चाह रहा है गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है, यानी वो मुख्य अक्ष के हमसे डिफिनेशन यानी परिभाषा पूछना चाह रहा है कि परिभाषा आप दीजिए। देखिए, गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है, तो बेहतर होगा हम डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पे अभी ना बाहर वेट करिए, इस प्रकार से गोलीय दर्पण होते हैं, और यहाँ पे जो बीचों बीच होती है एक रेखा पास करती है, जो गोलीय दर्पण के बीच बिंदु को यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और यहाँ पे जो P होता है ध्रुव, और यहाँ पर भी P होता है ध्रुव। यानी जो ये बीचों बीच लाइन जाती है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष, या मुख्य अक्ष का ही दूसरा नाम है प्रधान अक्ष। तो देखिए, हमें मुख्य अक्ष का परिभाषा क्या देंगे? पहला यह होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र, और बाहर इंतजार करिए, बाहर इंतजार करिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच, यानी जो मुख्य अक्ष हमारा होता है, जो मुख्य अक्ष होता है हमारा, वो ध्रुव वक्रता केंद्र के से जाने वाली एक रेखा होती। यानी हम परिभाषा कैसे देंगे? वैसी रेखा, वैसी रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली, वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, यानी इसका सटीक परिभाषा आप देने जाएंगे तो क्या होगा? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्रता, सॉरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। 8 नंबर, अगर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। अवतल दर्पण
फोकस दूरी की क्या दीजिए तो परिभाषा दीजिए। हमसे वो पूछना अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या परिभाषा। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस की परिभाषा पूछना चाह रहा है, तो फोकस की परिभाषा क्या होती है। अवतल दर्पण इसको बना के हम प्रकार से हमारा अवतल दर्पण, यहाँ पे एक कलई किया हुआ रहता है, एक कलई किया हुआ रहता है, और इस प्रकार से नीचे हमारा जो होता है वो मुख्य अक्ष बोलते हैं, का नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हुए तो यहाँ पर क्या होगा, पी होगा, यहाँ पे कहीं वक्रता केंद्र सी होगा, और ये बीच वाले बिंदु को एफ को ही हम बोलते हैं फोकस। तो परिभाषा क्या होगी फोकस, यानी गोली अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण में, मैं अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा पूछ तो हम अवतल दर्पण के संदर्भ में देंगे। मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, यानी जो फोकस हमारा होता है ये किसके मध्य स्थित होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ ये जो फोकस होता है ये मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित। या इसके अलावा एक परिभाषा और दी जाती है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। यहाँ दो दो परिभाषा आपको मिल गया, आप जो भी कोई भी याद कर लीजिए। या पहला परिभाषा ये वाला है कि पहली बात तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फोकस जो होता है वो मुख्य अक्ष पे स्थित एक बिंदु होता है, और यह बिंदु जो होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य स्थित होते हैं। या जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से गुजर जाती है मुख्य अक्ष के, उसी बिंदु को ही फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो वो बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। देखिए जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ होती है और वक्रता त्रिज्या आर होती है, इनमें संबंध यही होता है कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी क्या संबंध होगा, अगर इसको लैंग्वेज में भाषा में लिखना होगा तो आप भाषा में लिखेंगे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या दूसरा ये भी होता है कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है, मैं उसी को लिखा हूँ, इधर 2 को ला दिया हूँ। तो ये भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की
दो गुनी दो गुनी होती दो गुनी होती। देखिए बेटा r बराबर 2f, यहाँ f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी पूछे तो वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के टर्म में पूछे तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती। ठीक है, यहाँ तक टोटल 9 ही क्वेश्चन था क्या? एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, आज सर लग रहा है 9 क्वेश्चन था। देखिए आज की स्लाइड में 9 ही क्वेश्चन था, हमको लगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी इसके बाद हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। आज को हम क्लास को यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं फिर कल आपसे।